ऑफ यू। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का साइकोलॉजी चैप्टर 6 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट। चलिए नोट डाउन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। उत्तर है, प्रत्येक प्राणी के जीवन में सीखने की प्रक्रिया का विशेष स्थान होता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक समय समय पर कुछ न कुछ अवश्य सीखना रहता है। मानव जीवन में सीखने की प्रक्रिया पशुओं की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। पशुओं की सीखने की प्रक्रिया पर्याप्त समय एवं सरल होती है, परंतु मनुष्य द्वारा सीखने जाने वाली विशेष एवं क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक वस्तु एवं जटिल होते हैं। मनुष्य की सीखने की विधियां भी उनके हैं। मानव शिशु के लिए सीखने की विषय अनंत होते हैं, जिन्हें वह जन्म से ही कभी चेतन रूप में और कभी अचेतन रूप में सीखता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम से सीखने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम अथवा सीखने का अर्थ एवं भाषा मूल रूप से सीखने अथवा अधिकतम प्राणी के व्यवहारों में परिवर्तित होता है। जब एक बार बच्चे का हाथ आग में जलता है तो उसे दुखद अनुभव होता है और भविष्य में वह आग के पास हाथ ले जाने में भय का अनुभव करता है। उसके व्यवहार में होने वाला यह परिवर्तन सीखना है। मानव जीवन में सीखने का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। मानव द्वारा सीखे जाने वाली बातें इतने अधिक विभिन्नता होती है कि उन सब को एक सामान्य परिभाषा द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। इस कठिनाई के होते हुए भी अनेक विद्वतों ने किसी न किसी रूप में सीखने की प्रक्रिया को परिभाषित करने में सफल प्रयास किए। मुख्य विद्वानों द्वारा निर्धारित की गई सीखने की परिभाषा निम्नलिखित है। बेडवेन ने सीखने की दो प्रक्रिया की परिभाषा प्रतिपादित की है। प्रथम परिभाषा के अनुसार सीखना कोई नया कार्य करने में है, वशत की नई क्रिया पुष्टिकृत हो और बाद की क्रिया पुनः प्रकट होती है। बेडवेन की है अन्य परिभाषा इस प्रकार है, एक क्रिया सीखनी कही जा सकती है जहाँ तक कि वह व्यक्ति को अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की विकसित करती है और उसके अनुभवों तथा परिवेश को पहले से भिन्न बनाती है। बूडल की इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने की प्रक्रिया का संबंध नई क्रियाओं से होता है तथा सीखने की प्रक्रिया से ग्रहण किए गए अनुभवों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अन्य क्षेत्र में भी पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में विभिन्न परिवर्तन तथा परिपक्वता देखी जा सकती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंध किस प्रकार साहचर्य द्वारा अधिगम को प्रदर्शित करता है। प्राचीन अनुबंधों की कितनी जल्दी से और कितनी मजबूती से अनुक्रिया प्राप्त होती है, यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अनुबंधन अनुक्रिया के अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। उद्दीपों के बीच समय संबंध। प्राचीन अनुबंध प्रक्रिया प्रमुखतः 4 प्रकार की होती है। इनका आधार अनुबंध उद्दीप और अनुबंधित उद्दीप की शुरुआत के बीच समय संबंध पर आधारित होता है। प्रथम 3 प्रक्रिया अग्रवर्ती अनुबंधन की तथा चौथी प्रक्रिया पश्चिमी अनुबंधन की है। इन प्रक्रियाओं की मूल प्रायोगिक व्यवस्थाएं निम्न प्रकार के हैं। पहला है हमारा, जब अनुपर्धित तथा अनुबंधित उद्दीप साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे सहायकार अनुबंधन कहा जाता है। दूसरा है हमारा, वित्त अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबाधित उद्दीप का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीप से पहले होता है। अनुबंधित उद्दीप का अंत भी अनुबंधित उद्दीपों के पहले होता है। तीसरा है हमारा, अवशेष अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीप का प्रारंभ और अंत अनुबंधित उद्दीप से पहले होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय अंतराल होता है। पांचवी अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुभूति उद्दीप का प्रारंभ अनुभूति उद्दीपक से पहले शुरू होता है। प्रयोगी अध्ययन के स्पष्ट हो चुका होता है कि विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की समृद्ध प्रभावशाली विधि है। सहाकालिक तथा अवशेष अनुबंधन की प्रक्रिया से भी अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त होती है, परंतु इस विधियों में विलंबित अनुबंधन प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रयास लगती है। उल्लेखनीय है कि पांचवी अनुबंधन प्रक्रिया में अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना बहुत कम होती है। अनुबंधित उद्दीपों के प्रकार। प्राचीन अनुबंधन के अध्ययन में प्रयुक्त अनुबंधित उद्दीप मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रबंधित तथा विमुखी पर्यावृत्ति। अनुबंधित स्वर सुगम अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे खाना पीना, दुलारना आदि।
यह अनुक्रियाएं संतोष और प्रशंसा प्रदान करती है। दूसरी ओर विमुखी अनुबंधित उद्दीपों जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात, पीड़ादायी सुई और दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं। यह परिहार और पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करती हैं। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि प्रवृत्ति प्राचीन अनुबंध अपेक्षाकृत धीमा होती है और इसकी प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जबकि विमुखी प्राचीन अनुबंध 2-3 प्रयासों से ही स्थापित हो जाता है। यह वस्तुतः विमुख अनुबंधित उद्दीपों की तीव्रता पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है अनुबंधित उद्दीपों की तीव्रता। अनुबंधित उद्दीपों की तीव्रता प्रवृत्तिनात्मक और विमुखी प्राचीन अनुबंधन दोनों की दिशा और प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीप जितना ही अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति उतनी ही अधिक होती है। अर्थात अनुबंधित उद्दीप जितना अधिक तीव्र होगा, उतने ही कम प्रयासों की जरूरत अनुबंधन की प्राप्ति के लिए पड़ेगी। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की परिभाषा दीजिए। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन और प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। हमारा इसका आंसर है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की परिभाषा मानवों अथवा जानवरों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट किए जाने वाले व्यवहार की अनुक्रिया को जो उनके नियंत्रण में रहती है क्रिया प्रस्तुत माने जाते हैं, या क्रिया प्रस्तुत नामक व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहा जाता है। इसमें प्राणी पर्यावरण में सक्रिय रहता है। क्या प्रस्तुत अनुबंधन का अवेक्षण सर्वप्रथम B.F. स्किनर द्वारा किया गया है, जो पर्यावरण में सक्रिय प्रणाली की ऐच्छिक अनुक्रिया पर आधारित प्रयोगों द्वारा पूरा किया गया था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को प्रभावित करने वाला कारक क्रिया प्रवाह अनुबंधन अधिगम का एक प्रमुख भेद प्रकार है, जिसमें अनुक्रिया को प्रबलक द्वारा मजबूत बनाया जाता है। कोई भी घटना या उद्दीप एक प्रबल हो सकती है जो किसी विकसित अनुक्रिया को घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, अर्थात पूर्वगामी अनुक्रियाओं को बढ़ाती है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की हर प्रबल की प्रकार धनात्मक या ऋणात्मक प्रबलित प्रयासों की संख्या, गुणवत्ता, उच्च या निम्न प्रबल अनुसूची, सतत अथवा आंशिक और प्रबलन में विलंब प्रभावित होते हैं। अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया अथवा व्यवहार का स्वरूप को भी एक कारक का स्थान दिया जाता है। इससे अतिरिक्त अनुक्रिया की घटित होने और प्रारंभ के बीच का अंतराल भी क्रिया प्रस्तुत अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। प्रबल के प्रकार प्रबलक के वे उद्दीपक होते हैं जो पूर्व में घटित होने वाली अनुक्रियाओं की दर या संभावना को बढ़ा देते हैं। प्रबल की विभाजन 2 तरह से किया गया है, धनात्मक प्रबल और ऋणात्मक प्रबल तथा प्राथमिक प्रबल और द्वैतिक प्रबल। प्राथमिक प्रबल अनुसूची व्यवस्था अनुकूली की दिशा और अपने ढंग से बढ़ती है। अर्जल प्रयास दिए जाने के क्रम के आधार पर पता चलता है कि ये समानुपाती तौर बढ़ जाती है। प्रबल की गुणवत्ता आवृत्ति के बढ़ने से समानुपाती तौर पर बढ़ जाती है। क्रिया प्रस्तुत अथवा नैमित्तिक अनुबंधन की गति समान जिस अनुपात में उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। प्रबल अनुसूचियाँ अनुबंधन से संबंधित प्रयासों के क्रम में प्रबल उपलब्ध कराने की व्याख्या के रूप में अनुबंधन की दिशा प्रभावित होता है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक विकसित होते हुए शिशु के लिए एक अच्छा भूमिका रूप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अधिकतम के उस प्रकार पर विचार विमर्श कीजिए जो इसका समर्थन करता है। उत्तर है हमारा प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों को प्रेक्षण करने के में घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। बंदूरा और उनके सहयोगियों ने विभिन्न प्रयोगीय अध्ययनों के प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोज की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखना है, इसलिए इसे कभी भी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। मानव के समक्ष ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियों में है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण करने और उनके समान व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। छोटे शिशु घर में तथा सामाजिक उत्सवों एवं समारोह में प्रौढ़ व्यक्ति के अनेक प्रकार के व्यवहार का ध्यान से परीक्षण करता है। इसके बाद अपने खेल में उन्हें दोहराता है। जैसे छोटे बच्चे विवाह समारोह
जन्मदिन, प्रतिभोज, चोर और सिपाही घर खराब आदि के खेल खेलते हैं। वे अपने खेलों में ऐसे सब करते हैं जैसे वो समाज में टेलीविज़न पर देखते हैं तथा पुस्तकों में पढ़ते हैं। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार प्रौढ़ों द्वारा किया गया प्रेक्षण तथा उनकी नकल सीखते हैं। कपड़े पहनना, बालों को संवारना की शैली सीखते हैं। कपड़े पहनने वाले बालों को सीखने की शैली और समाज में किस प्रकार रहा जाए, यह सभी दूसरों को देखकर सीखा जाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ कि बच्चे में व्यक्तित्व का विकास भी प्रेक्षणात्मक अधिगम के द्वारा ही होता है। आक्रामकता, परोपकार, आदर, नम्रता, परिश्रम, आलस्य आदि गुण भी अधिगम की इसी विधि पर द्वारा अर्जित किए जाते हैं। हमारा 5वां और लास्ट क्वेश्चन है कि वैवचिक अधिगम के अध्ययन में प्रस्तुत विधियाँ की व्याख्या कीजिए। या वैवचिक अधिगम के अध्ययन में प्रस्तुत विविध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका हमारा उत्तर है कि वाचिक अध्ययन के अध्ययन प्रस्तुत विधियाँ फर्स्ट, युगम, सहजकर अधिगम। यह विधि उद्दीप उद्दीपकों अनुबंधन और दीपक अनुक्रिया अधिगम के समान है। इस विधि का उपयोग मातृभाषा के शब्दों के किसी विदेश भाषा के प्रयास सीखने में किया जाता है। पहले युगम सहजरों की एक सूची तैयार की जाती है। युगम के पहले शब्द का उपयोग उद्दीपों के रूप में किया जाता है और दूसरे शब्द का अनुक्रिया के रूप में। प्रत्येक सवर्ण के रूप शब्द एक ही भाषा से अथवा दो विभिन्न भाषाओं में होते हैं। ऐसे शब्द एक युगम के पहले शब्द उद्दीप निरात्मक व्यंजन स्वर व्यंजन है और दूसरे शब्द अंग्रेजी की अधिकृतता के पहले। उद्दीपों की अनुक्रिया युग्मों को एक साथ दिखाया जाता है और उसकी अनुक्रिया शब्द के प्रत्येक उद्दीपक शब्द प्रस्तुत करने में पश्चात पुनः स्मरण करने निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद सीखने का प्रयास प्रारंभ होता है। एक एक करके उद्दीप शब्द दिखाया जाता है। प्रतिवादी सही अनुक्रिया शब्द देने का प्रयास करता है। सफल होने पर उसे अनुक्रिया शब्द दिखाया जाता है। पहले प्रयास में सारे उद्दीप शब्द दिखाए जाते हैं। प्रयासों का यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रतिभागी अनुक्रिया शब्द को बिना किसी त्रुटि के बता नहीं देता। यह मनमंडल का पहुंचने के लिए प्रयासों की कुल संख्या युगम सहचर अधिगम की मापक बन जाती है। क्रमिक अधिगम, वाचिक अधिगम की इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी किस शब्दिक एकांशों की सूची को किस प्रकार सीखता है और सीखने में कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। सबसे पहले शब्द की एक सूची तैयार कर ली जाती है। सूची में निरर्थक शब्दांत, अधिक परिचित शब्द, कम परिचित शब्द, आपस में सम्मिलित कर शब्द आदि हो सकती है। प्रतिभागी को सारी सूची प्रस्तुत की जाती है और उनके निर्देश दिया जाता है कि वह एकांश को उस क्रम में बताए जिस क्रम में सूची में है। पहले प्रयास में सूची का सबसे पहला एकांश दिखाया जाता है और प्रतिभागी के दूसरा एकांश बनाया जाता है। यदि वह निर्धारित समय में बताने में असफल रहा तो प्रतिभागी को दूसरा एकांश बताया जाता है। यदि निर्धारित समय में बताने में असफल रहा, प्रतियोगकर्ता उस द्वारा एकांश प्रस्तुत करता है। अब यह एकांश उद्दीप बन जाता है और प्रतिभागी को तीसरा एकांश अर्थात अनुक्रिया शब्द बताना होता है। अगर वह असफल होता है तो प्रतियोगकर्ता उसे यही एकांत बता देता है जो चौथे एकांत के लिए उद्दीप बन जाता है। इस विधि को क्रमिक प्रभाष विधि कहा जाता है। अधिगम के प्रयास तब तक चलते रहते हैं जब तक कि प्रतिभागी सभी एकांशों का सही क्रमिक प्रभाष ना कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे क्लास 7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा नोट्स होगा वो। और अब तक के लिए इतना ही। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।